बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की जंग जारी है। बहुत सारे मुकाबले और हुए हैं जहां पर मेडल्स जीते गए हैं। अगर मेडल्स टेबल या टैली की बात करें तो चीन इस वक्त सर फहरिस्त है। बहुत ही ज़बरदस्त कारकर्दगी उनकी रही है। और उसके बाद हम जापान की भी बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, अमेरिका की बात करें, जो मेज़बान मुल्क है फ्रांस, उनकी भी परफॉर्मेंस अब तक बहुत अच्छी रही है। बहुत ज़बरदस्त स्टोरीज़ ओलंपिक्स में से आती रही हैं और बहुत ज़बरदस्त मुकाबले रहे हैं। पाकिस्तान की भी उम्मीदें जो हैं वो अभी भी बरकरार हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 2 से 3 मुकाबले भी रहते हैं, तो इन पर भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे कि आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान की तरफ से क्या देख सकते हैं। तो इन पर तफसील में गुफ्तगू करेंगे और आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं ओलंपिक से जुड़ी वो भी देंगे। उसके बाद बात करेंगे बांग्लादेश क्रिकेट टीम जो रवा माह पाकिस्तान का दौरा करेगी। मेहमान टीम रावलपिंडी और कराची में 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। हमने बार बार फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रिकेट की बात की और ये भी कहा है कि क्योंकि अब बहुत सारी क्रिकेट पाकिस्तान में भी आ रही है, फिर आपने चैंपियंस ट्रॉफी भी करानी है, तो जो आपकी अपनी कंडीशंस हैं, माजी में भी हमने देखा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आई तो कुछ खासे रिजल्ट हमें नहीं नजर आए, ना सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड बल्कि अगर आप अपनी कंडीशंस का फ़ायदा नहीं उठा पाए तो इस पर ज़रा थोड़ी सी गुफ्तगू करनी पड़ेगी। अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि पाकिस्तान में जब क्रिकेट होने जा रही है, खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट, तो उसके लिए किस तरह की पिचेस जो हैं वो दरकार हैं। तो इन पर मेरे ख्याल से एक तफसीली जायज़ा लेंगे। उसके बाद बात करेंगे कप्तान से लेकर चीफ सेलेक्टर और कोचेस तक पाकिस्तान ने जितनी तब्दीलियां अब तक कर ली हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, ये तजर्बात जो किए गए हैं, इनमें कितना नुकसान हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट का। हाल ही में एक और खबर जो है वो सामने आई जिसमें कहा गया कि जो कोच गैरी कर्स्टन है, उनकी जो रिपोर्ट थी वो सिर्फ आप कह लें कि 1% है जो जिन चीज़ों की निशानदेही की गई, और इससे भी ज़्यादा मसाइल हैं जिनके बारे में हम बात करते रहे हैं स्पोर्ट्स 360 के प्लेटफॉर्म पर। आज ये बात करनी है कि क्या मुस्तकबिल का रास्ता है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनाना है। अगर आप अब क्रिकेट को चेंज करने की बात करें, स्ट्रक्चर चेंज करने की बात कर रहे हैं, आप प्लेयर्स के फिटनेस टेस्ट और उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को इक्वल करने लगे हैं, उसके बाद आप एनओसीज की बात करते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर फैसला क्या हो सकता है। 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, अगले 5-10 साल की प्लानिंग करनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल से इसमें सबसे अहम जो मौजू है वो फिर आएगा ग्रास रूट लेवल क्रिकेट का। हाल ही में कल हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसके अलावा जो आईबीसीसी है और साथ ही साथ कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, हायर एजुकेशन कमीशन, इनका एक मुआहदा भी हुआ स्कूल क्रिकेट को लेकर, जिसमें आईबीसीसी जो है जितने भी बोर्ड्स हैं पूरे पाकिस्तान में वो स्कूल क्रिकेट कराएंगे, जबकि एचईसी जो है पूरे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी क्रिकेट पर फोकस करेगी। और मेरे ख्याल से एक अच्छा खुशाइन इकदाम है। और सीडीए जो है वो इस्लामाबाद में क्रिकेट कराने की रिस्पॉन्सिबल होगी, तो एक बड़ा ज़बरदस्त मुआहदा भी हुआ। तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन कोई ऐसा लाहे अमल होना चाहिए जिसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट मॉडल, जिसकी लॉन्जिविटी ज़्यादा हो। तो इस पर हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद नॉर्वे कप में पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम की बात करेंगे, जो पहले प्ले ऑफ में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। बड़ी ही ज़बरदस्त कामयाबी रही। हम कल ही बात कर रहे थे कि अब प्ले ऑफ और प्री क्वार्टर फाइनल्स खेलने हैं, अब नॉकआउट गेम्स हैं, तो उसमें कैसा परफॉर्म करेंगे, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। तो उनको एक बार फिर बहुत मुबारकबाद, और उनकी भी तमाम अपडेट्स जो हैं वो आपके साथ शामिल करेंगे। पैनल का तारुफ कराऊंगा। सबसे पहले हमें शो में ज्वाइन कर रही हैं हमारी साबिक क्रिकेट कप्तान, क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर, इंटरनेशनल प्रेजेंटर ऑफ कोर्स, और हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं सना मीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एंकर और जर्नलिस्ट भी हैं, साथ ही साथ तज्जियाकार भी हैं, जनाब अरसलान खोकर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आप भी ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट काशिफ मजीद। अस्सलाम वालेकुम काशिफ, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र आपसे। ओलंपिक से शुरुआत करते हैं, तो मेरे ख्याल से मेडल्स टेबल पर तो चाइना, जापान जो है वो आगे पीछे चलते आ रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त जंग एक जारी है। और उसके अलावा हमने देखा है कि मेज़बान फ्रांस बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुका है, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी अब तक दिखाई है। तो तमाम जो ये टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, बड़े ज़बरदस्त मुकाबले अब तक हो रहे हैं। लेकिन अरसलान, आप क्या ऐड करना चाहेंगे पाकिस्तान के कंटिंजेंट को लेकर, क्योंकि हमारी आवाम का तो यही सवाल है कि भाई पाकिस्तान के लिए भी हम क्या देख रहे हैं अगले आने वाले दिनों? देखिए, एक तो 7 प्लेयर्स और 11 उनके साथ ऑफिशियल्स, फिर बहुत सारे और लोग भी घूमने फिरने वहाँ गए हुए, तो ठीक है। पर आप ये देखें, आपकी 34 स्पोर्ट्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं ओलंपिक एसोसिएशन के साथ, उनमें से सिर्फ 7 लोग गए हैं। 3 शूटर्स हो गए आपके, 2 स्विमर्स हो गए, एक फाइका चली गई हैं आपकी स्प्रिंटर, और फिर अरशद नदीम हमारे, जिनसे गोल्ड मेडल की तवक्को है। बहुत सारे लोगों को फाइका के बारे में, बाकी तो हार गए, जिन्होंने बाहर होना था फर्स्ट हीट में ही वो बाहर हो गए, लेकिन उनका कसूर है नहीं, उस पर भी हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं। फाइका, अब आपने कल फ्राइडे को उनकी रेस है, और आप ये देखें कि जो सबसे कम इन्वेस्टमेंट हुई है इस वक्त, फाइका के अलावा मैं बता रहा हूँ, जो सबसे कम इन्वेस्टमेंट की गई है वो $2 मिलियन की कम से कम इन्वेस्टमेंट है एक खिलाड़ी पर। ठीक है, गैम्बिया हो गया और बाकी इक्वाडोर हो गया, इन ममालिक ने $2 मिलियन इन छोटे छोटे ममालिक ने की है।
आपकी जो फ़ायका हैं उनके फादर ने उनके साथ मेहनत शुरू की, उसके बाद वो स्कूल कॉलेज से होती है HEC की चैम्पियन बनी, फॉर्मर HEC चैम्पियन थी, फिर वो नेशनल गेम 34 नेशनल गेम में गई, वहाँ पे वो जीती। अच्छा ये सारा कुछ हुआ, लेकिन क्या उनकी कोई रिकॉग्निशन हुई? किसी ने पूछा उन्हें कि यार आप तो नेशनल चैम्पियन बन गई हैं भाई 100 मीटर रेस की, बड़ी शानदार। फिर वो जाती हैं जी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, उसके गेट पे उन्हें रोक लिया जाता है, उनसे फर्रे मांगे जाते हैं, उनसे कहते हैं लाइन जी कागज़ दें, आप कौन है अंदर जा रही हैं? वो बताती हैं जी ये मुझे इन्होंने लिख के दिया है, मैं उसके लिए जा रही हूँ, ओलंपिक्स के लिए जा रही हूँ। बड़ी मुश्किल से वो अपने 5-6 रोज़ पेपर साथ ले जाती हैं, अंदर जाती हैं। उसके बाद वो कहती है मैंने स्विमिंग करनी है। फिर वो स्विमिंग के लिए उनके 4 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को लिखा जाता है, पहले स्पोर्ट्स बोर्ड को, फिर भी स्पोर्ट्स बोर्ड लिखता है ओलंपिक एसोसिएशन को, वो लिखती है IPC मिनिस्ट्री को। उसके बाद उन्हें जिस दिन स्विमिंग के बारे में बताया जाता है तो 2 दिन रह जाते हैं। फिर प्राइवेटली उन्होंने एक जगह स्विमिंग करके थोड़ी सी हिम्मत कर ली। अंडर जो कोचिंग सिस्टम था, फयाज साहब ने उनकी कोचिंग की और ख़ुद कहा उन्होंने कि यार मैं अंडर कोचिंग कर रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल कोचिंग स्टैंडर्ड जो इस वक्त इंटरनेशनली रिक्वायर्ड है, चूँकि वो खुद बेचारे उससे पैसे नहीं हैं तो वो दूर। तो इस परेशानी में वो कह कर भी गई ये सारा कुछ, तो इस परेशानी में वो वहाँ पहुँच गई हैं। अब कल उनकी स्प्रिंट है, फिर वो आ जाती हैं बेचारी लास्ट या सेकंड नंबर पे। तो हमारे यहाँ सोशल मीडिया के लोगों ने ट्रोलिंग शुरू कर दी, मतलब इस हद तक शर्म नहीं आई। आपका स्विमर जो है यार, आपको भी पता है मुझे भी पता है, 28,000 रुपया खर्च के आप कहते हैं कि मैं स्विमर से गोल्ड मेडल ले लूँ, ब्रॉन्ज ले लूँ। बड़े अफसोस की बात है, जो सेकंड नंबर पे उनसे ऊपर आया है उस पर $2 लाख खर्च हुए हैं यार, उस पर, और वो उससे ऊपर है। तो आप कहते हैं आप 28,000 रुपये खर्च के उससे गोल्ड मेडल ले लेंगे? हम तो बहुत ही कोई फिस्कल मॉडल की तरफ जा रहे हैं मेरे ख्याल से। अरशद नदीम, कब रिकॉग्नाइज किया आप सारों ने अरशद नदीम को? कॉमनवेल्थ गेम से उसने मेडल उठाया, इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम में मेडल उठाया। इवन उसके बाद अरसलान आप मैं आपको वही कह रिहाब के लिए भी पैसे आपने नहीं दिए। उसके कोनी का इशू हुआ, आप उसने प्राइवेट स्पॉन्सर लिया, उसको स्कॉलरशिप मिली है, किसी ने नहीं बताया कि स्कॉलरशिप मिली है इसलिए वो बाहर जाके प्रैक्टिस कर रहा है। जेवलिन अब खरीदा उसने नया। मतलब आपने एक नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है उसको कहीं बंद करके हमने रख दिया है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा। हॉकी आपकी ओलंपिक्स में नहीं गई, किसी को कोई परेशानी। हाल ही में एक और भी खबर आई कि एक अच्छी खासी रकम थी जो सरेंडर की गई, और ये वो पैसा था जो खिलाड़ियों का था। हमने उस दिन भी 2022 में भी गया ना, 2022 में भी करोड़ों रुपए IPC मिनिस्ट्री को वापस गए ना, तो वो तो स्पोर्ट्स बोर्ड का काम था और ओलंपिक एसोसिएशन का काम था कि भाई आप प्लेयर को नहीं देते, आप वापस भेज देते। बखैर आप क्या कहना चाहेंगी? स्टोरी आपके सामने खाली फाइका की तो एक हाईलाइट हो गई है, कितनी फाइका होंगी जिनकी ये स्टोरीज हैं? ये कल ही हम बात कर रहे थे, जब स्विमर की ट्रोलिंग की हम बात कर रहे थे, तो आई होप कि ये प्रोग्राम सुन लें उनकी रेस से पहले सारे, और इस क्लिप को ज़रूर वायरल करें जो अरसलान भाई ने बात की, ताकि लोगों के अंदर ये जो एक तहम्मुल है ना वो पैदा हो कि अगर हमारे वो वहाँ जाके कम्पीट ही कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है और हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको बैक करना चाहिए, और आने वाले अरसे में उनको हम आगे वाले एथलीट्स को और इनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। जहाँ तक स्पोर्ट्स बोर्ड की बात है, हम क्रिकेट की बड़ी बात करते हैं कि जी क्योंकि लाइमलाइट में है ये गेम कि जी हुकूमत बदलती है, चेयरमैन बदलता है, नीचे सारा कुछ बदलता है, कोई इसमें स्टेबिलिटी नहीं है, इस वजह से पॉलिसीज़ नहीं बन सकती। बाकी भी जगह का यही हाल है। 2 स्पोर्ट्स कमेटीज़ में तो मेरा नाम आ चुका है, मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता कि कहाँ से आ चुका है। वो जब वो न्यूज़ रिलीज़ आती है वो मेरा नाम आता है, फिर मैं उनको बताती हूँ जी मैं कब से लाहौर छोड़ के आ चुकी हूँ, मैं नहीं रोज़ आ सकती आपकी मीटिंग में, तो बराए मेहरबानी मुझे मत रखें, बिकॉज मैं किसी का हक मारूंगी। उस पर ऐसी सीट को रखें जो आके मीटिंग्स अटेंड कर सके, मैं इस्लामाबाद से नहीं आ सकती। तो ये तो हाल है कि जब कोई हुकूमत बदलती है, एक नई स्पोर्ट्स बोर्ड की कमेटी बन जाती है, उसमें 5-6 लोगों का नाम रख देते हैं और चलो जी अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। तो हम स्पोर्ट्स को भी किसी तरह से सीरियस ले नहीं रहे, हम हेल्थ को सीरियस नहीं लेते इस मुल्क में, तो स्पोर्ट्स तो एक लग्जरी के तौर पे आती है। तो इसलिए जब हम तबसरे कर रहे होते हैं, जब हम अपने एथलीट्स को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, तो इन बातों को दिमाग में रखा करें कि हम उनको देते क्या हैं। बाकी ममालिक में उल्टा होता है, पहले आप रिसोर्सेज देते हैं, उसके बाद आप अकाउंटेबिलिटी करते हैं। हम लोग पे कहते हैं पहले कुछ करके दिखाओ, फिर हम देखेंगे हमें तुम पे पैसा लगाना भी है कि नहीं। सो ये हम बिल्कुल हमारा माइंडसेट, इस पूरे माइंडसेट को, चाहे वो किसी भी तरह की स्पोर्ट हो, हमें इस माइंडसेट को बदलना पड़ेगा कि आप पैसा लगाएंगे, आप उनको वो इन्वायरमेंट देंगे, तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपकी फेवर में आ जाएगा। अदर वे अराउंड फिर वो लोग होते हैं बिल्कुल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सिस्टम्स के अगेंस्ट लड़के कुछ ना कुछ करके प्रूव कर देते हैं, बट फिर उससे वो तो परफॉर्म कर जाएंगे, बट फिर पीछे एक वैक्यूम। बट वो टीम स्पोर्ट्स में तो फिर भी हो जाएगा सर ना, ये तो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में हम फॉरन कहते हैं जी मेडल चाहिए, ये इट्स नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस। टीम स्पोर्ट में भी उतना ही मुश्किल है, बिकॉज टीम स्पोर्ट में अगर कोई 2 लोग जरा ऐसे घराने से हैं जो अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं, बाकी टीम पीछे रह जाती है, उनके पास अच्छे जूते नहीं होते, उनके पास
आपने कितनी दफ़ा देखा होगा बाउंड्री पे ऐसे ऐसे हाथ पकड़ के कैच ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि ग्लासेस पहनने की आदत नहीं है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो ये हर स्पोर्ट को अफेक्ट करती है, चाहे वो टीम स्पोर्ट हो चाहे वो इंडिविजुअल स्पोर्ट हो। तो हमें इस थिंकिंग को पहले बदलना है कि आप पहले इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, आप रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट आपके पास आएंगे। आप सिर्फ ये कहेंगे कि पहले आप शो करें कि आप में काबिलियत है, तो जो भी आपके पास उस स्पोर्ट्स में बेहतरीन लोग हैं, आप उन पे रिसोर्सेज लगाना शुरू कर दें। बिल्कुल ऐसे ही है। काशिफ, आप भी इस पर ज़रूर गुफ्तगू कीजिएगा। कैच तो खैर वो आपको तो ग्लासेस की जरूरत मुझे याद नहीं पड़ी होगी, रात वो तो नहीं था इशू। बट खैर आपका एक ज़िंदगी का अच्छा खासा हिस्सा जो है वो, और इवन अभी भी बैडमिंटन से भी मुंसलिक रहा है, तो आप वो स्पोर्ट्समैन का दर्द भी समझ सकते हैं, सिर्फ क्रिकेटर का दर्द ही नहीं, लेकिन जो एक स्पोर्ट्समैन या एथलीट का दर्द है। चले, मेरा ताल्लुक भी चूँकि एक ओलंपिक स्पोर्ट्स से रहा है पाकिस्तान लेवल पे, ये दोनों बातें ठीक हैं। एक ऐड कर देते हैं, कल्चर नहीं है हमारे यहाँ स्पोर्ट्समैन की या स्पोर्ट्स वुमेन की रिकग्निशन का कल्चर नहीं है, और ये कल्चर स्टार्ट होता है घर से। घर वालों का एतराज़ है कि बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद भी तुम कमाओगे क्या, बिकॉज आगे फाइनेंशियल्स नहीं बन पाते किसी के भी। कल्चर स्टार्ट होता है स्कूल से, स्कूल खुलने शुरू हो गए कोठियों में, बंगलों में, और ग्राउंड्स उसमें से ख़त्म होने शुरू हो गए। साल के साथ एक एनुअल स्पोर्ट्स डे होता है ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में, उसको एक दिन के लिए हायर किया जाता है, 4 रेसें लगाते हैं, 2 फ्रॉग रेस होती हैं, कोई 2-4 डंडियाँ पकड़ के कुछ करते हैं, दैट इज वो माँ बाप को भी बुला लिया जाता है। तो हमारा जो प्राइमरी का बच्चा होता है कि जिसने बेसिकली अपना टिल्ट करना है अपनी पर्सनैलिटी को किसी स्पोर्ट्स की तरफ, जो 5-10 साल में शुरू में होती है या 15 साल चले कर लीजिए, उसको सिर्फ इस काम पे लगा के ख़त्म करा दी जाता है। माँ बाप भी खुश हो जाते हैं, एक मेडल भी मिल जाता है, चलो थैंक यू वेरी मच। सो जब तक ये सारी चीज़ें डेवलप नहीं होंगी हम स्पोर्ट्स की बात ही नहीं कर सकते। देखिए सना की बात करें, सना की स्टोरी को आप पूरा पढ़ लीजिए, उसमें इनकी ज़ाती एफर्ट होगी या पेरेंट्स की एफर्ट होगी, और किसी का नाम ले लीजिए, उसकी ज़ाती एफर्ट होगी, पेरेंट्स की एफर्ट होगी, सिस्टम तो डेवलप ही नहीं हो सके। आपने चूंकि मेरा एक तारुफ बैडमिंटन का करवा दिया, मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि नेशनल चैम्पियन लड़कों का और लड़कियों की नंबर 2 जो रैंक है, गालिबन नंबर 1 होगी है, मुझे क्योंकि उसने कहा कि मैं नंबर 1 हो गई हूँ, बट मैं चूँकि फेडरेशन की अभी रैंकिंग नहीं आई तो मैं कह नहीं पा रहा। तो उनकी तरफ से कॉल आई कि डिपार्टमेंट जो है वो ख़त्म हो रहा है, हमें कोई नौकरी चाहिए, नेशनल चैंपियन को नौकरी चाहिए। मुराद नौकरी कर रहा है, आपका नेशनल चैंपियन नौकरी कर रहा है, उसको 8 से 5 नौकरी पे लगाया। माहूर नौकरी कर रही है, पलवशा बशीर नौकरी कर रही है। पलवशा और मुराद की बात हो रही थी, थैंक यू आपने नाम ले लिया। माहूर चूंकि पाकिस्तान वापडा के साथ, अब इसको सीट पे नहीं बुलाया गया, ये दोनों नेशनल बैंक के साथ हैं, उनको सीट पे बुला लिया गया आके नौकरी करे, जिस बाकी लोग कर रहे हैं। सो आप सोच लीजिए कि एक कमरे में नेशनल चैंपियन भी बैठ के कंप्यूटर पर बैठा हुआ है, और दूसरी तरफ कोई साहब जो है जिन्होंने MBA किया होगा, कुछ किया होगा, वो भी बैठे हुए, सब बराबर हो गए। 8 से 5 के बाद एक और चीज़ जिसमें ऐड कर लेते हैं, ये गुफ्तगू हम जितनी मर्जी दफ़ा कर लें, देखिए जिन्होंने इस स्पोर्ट्स के ज़रिए से कमाना था, ये जिसको प्रोफेशन बनाना था, उन्होंने बनाया है, और वो बहुत चंद लोग होंगे। सिस्टम को हम जितना मर्जी इतराज कर लें, बट क्या एज अ पेरेंट हम तैयार हैं अपने बच्चों को बाहर निकालने के लिए और खिलाने के लिए? सो अगर हम ही नहीं तैयार तो सिस्टम भी नहीं बदल पाएगा। देखिए ये बड़ा आसान हो गया कि हम कहते हैं कि चूंकि सिस्टम नहीं है तो खैर है। मैंने और आपने जब स्टार्ट किया था गली से, तो क्या हमने सोचा था सिस्टम है? कभी मेरा नहीं ख्याल, कभी सिस्टम की फिक्र बट कल्चर था ना, शाम को असर और मगरिब के दरमियान खेलना ही खेलना है, चाहे कुछ हो जाए, बारिश हो जाए तो सुखा के विकेट खेलेंगे, 1 टेप आउट खेल लेंगे। टेस्ट क्रिकेटर थे हम उस वक्त, हम तो पूरे टेस्ट क्रिकेटर थे। आपको याद है गली में भी वो टेप फाड़ के स्विंग करते थे, तो समझते थे मेलबर्न में ही खेल रहे हैं। सो दिस इज वेयर कि हमने उस कल्चर को पिछले 10-15 साल में खत्म कर दिया। बच्चा घर बैठा है मोबाइल पे या वो जो एक्सबॉक्स है उस पे खेल रहा है, उसी पे उसे पसीना आ रहा है, उसी पे खुश है कि मेरी जो है वो। खैर अब ई गेमिंग भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन गया है, तो वहां पर भी अब एक करियर वाइज आप देख सकते हैं। अरसलान कुछ ऐड करना चाहिए? अच्छा, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन इसमें एक चीज़ एडअप ये है यार, आपके और मेरे पास ना ग्राउंड्स थे, हम जाते थे, हमें कहीं ना कहीं खेलने को कुछ मिल जाता था। अब यहाँ पे बच्चे को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाना है, मुझे आप पार करके दिखा दें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आप पार करके दिखा दें बतौर जर्नलिस्ट, तो मैं आपको मान जाऊंगा। वो फायका बेचारी रोती रह गई यार, आपकी नेशनल स्पोर्ट्स चैंपियन। साहिब असरा आपकी नेशनल स्पोर्ट्स चैंपियन थी, उसके ऊपर डोपिंग का जो भी इल्ज़ाम था वो भी बड़ी एक ड्यूबियस सी कहानी है। मैंने फ़ोन किया था उनको, जो DG स्पोर्ट्स बोर्ड थे लास्ट, उनको मैंने कॉल की थी, शोएब साहब को, शोएब खोसो। मैंने कहा भाई मिलने उस बेचारी से, वो जो कह रही है सुन लें। कहते मुझे पता ही नहीं है। मैं कहा 6 दिन से धक्के खा रही है अपने पैसों पे, फिर मिले वो साहिब असरा से, तो उनको अंदाज़ा हुआ नहीं यार ये तो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल ठीक है, मुझ तक तो पहुँचने नहीं दी गई फाइल।
तो आप इतनी फाइलों से गुजर के यार कैसे आप एक स्पोर्ट्स के बच्चे को कुछ कहते नहीं तो इसको स्पोर्ट बना देंगे, फाइलों से गुजरने को ओलंपिक स्पोर्ट बना यार, दें, कम से कम इसमें मेडल ले लें। कल्चर की बात, कल्चर डेवलप तो होने दे। हम अपने बच्चे को कहाँ भेजें? अब तो माँ बाप पहले ये सोचते हैं यार ये अगर बैडमिंटन खेलेगा कमाएगा क्या, क्रिकेट खेलो भाई, कुछ भी करोगे तो पैसे आ वैसे मुझे और सना को तो एजाज हासिल है, हमने प्रोमो शूट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया था, तो हमने खैर हालात याद है ना हाँ वो बिल्कुल मुझे सब याद है, वो एथलीट्स बेचारे क्या कर रहे थे, वो जो हमारा मेन जो जिना स्टेडियम का सेंटर था वो लॉन्ड्री बना हुआ था और जो कुछ हो रहा था। खैर ये आई थिंक एक बड़ा दर्दनाक सब्जेक्ट है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इसकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो हर एक उस इंडिविजुअल से शुरू होनी चाहिए जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का हिस्सा रहा है किसी भी कैपेसिटी में। और ये इवन जो अगर हम फंडिंग सरेंडर करने की भी बात कर रहे हैं तो इसका भी पूरा एहतसाब होना चाहिए कि पैसे क्यों नहीं लगाए गए, सिर्फ ये नहीं कि कहाँ लगे बट क्यों नहीं लगाए गए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। खैर अब क्रिकेट की तरफ रुख करते हैं। बांग्लादेश की जो टीम है वो पाकिस्तान के दौरे के लिए तैयार है। टेस्ट क्रिकेट पर्टिकुलरली फोकस में रहेगी और इसमें रावलपिंडी और कराची में 2 टेस्ट मैचेस खेले जाने हैं, साथ ही साथ स्टेडियम की रेनोवेशन भी जारी है। बट नॉनदलेस एक इंटरनेशनल टूर आ रहा है तो बहुत सारी नज़रें होंगी कि इंतजामात और ओवरऑल किस तरह का एनवायरनमेंट हम दे पाते हैं। तो सना इस टूर को कैसे देख रही हैं? देखिए ऑब्वियसली अच्छी चीज़ है, टेस्ट क्रिकेट आपको जब मिलती है बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है और आई होप कि अब टेस्ट क्रिकेट के साथ साथ हम अपने वनडे मैचेस के ऊपर भी नज़र रखें, क्योंकि अगर हम देखें पिछले वर्ल्ड कप में तो T20 हमने बड़े कम खेले थे वर्ल्ड कप से पहले और रिज़ल्ट आपके सामने है। ना सिर्फ कप्तानी बहुत चेंज हुई बट उससे भी फ़र्क पड़ा, तो अच्छी चीज़ है क्योंकि अब चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है तो लॉन्गर फॉर्मेट वैसे भी खेलना अच्छी चीज़ होती है। बट आई होप कि नंबर ऑफ़ वनडेज़ इस साल में आपके पास अच्छे ज़रूर हों। बांग्लादेश की भी टीम अच्छा इम्प्रूव कर गई है और सब कॉन्टिनेंट में ख़ास तौर पे उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया था टेस्ट मैचेस में, तो आई थिंक अच्छा कंपटीशन होगा और पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है इस सीरीज़ में एज अ टीम नज़र आना। अभी जो सबसे बड़ा इशू है स्किल लेवल को छोड़ दें, हर चीज़ को अभी छोड़ दें, अभी सबसे बड़ा जो पाकिस्तान क्रिकेट में इशू है क्या हम जेल करके वापस इस टीम को देख सकते हैं कि नहीं। तो उसके अंदर ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट में तो शान मसूद ही कप्तानी करते नज़र आएंगे, पर देखना होगा ये फ़ैसला अब जल्दी करना। वहाँ से अब वकार यूनुस अगर आ गए तो ये फ़ैसला जल्दी हो जाएगा लिमिटेड ओवर्स के कैप्टन का भी। बट मेरे ख्याल से ये एक टीम होकर खेलना ये बड़ा ज़रूरी है और टेस्ट क्रिकेट हमेशा आपकी तैयारी में ऑब्वियसली बेहतरी लाता है। जब भी आपने लिमिटेड ओवर्स भी खेले हो तो टेस्ट क्रिकेट से आपको फ़ायदा होता है और कुछ प्लेयर्स हैं जो दोनों फॉर्मेट खेल रहे हैं। बिल्कुल काशिफ, वनडे पर फोकस रहता है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, वर्ल्ड कप आ जाता है, T20 वर्ल्ड कप पे भी रहा, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को भी थोड़ी सी ज़रा इंपॉर्टेंस कल्चर वाइज देनी पड़ेगी अब। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि किस तरह की कंडीशंस हम रेप्लिकेट कर पाते हैं बांग्लादेश के आने की। आई गेस देखिए कोई भी मुल्क ना वो अपनी ब्रांड ऑफ क्रिकेट को लेके चलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान का जो एनवायरनमेंट है या जो मौसम है वो ऑस्ट्रेलिया की तरह का हो जाए, हम वैसी पिचेस बना लें। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी आबो हवा को देखें, उसमें कौन सा विकेट, कौन सा सरफेस, नमी, मॉइस्चर, मिट्टी सर्वाइव कर सकता है। हिस्टोरिकली अगर हमने डेड विकेट्स बनाए तो फिर हमने शोएब, वकार और एक बैटरी ऑफ फास्ट बॉलर्स भी निकाले, तो वाई नॉट। मुझे आज तक नहीं समझ आई कि हम बैट और बॉल का बैलेंस क्यों देखना चाहते हैं। ये 7 बॉर्डर पार वो जो डस्टी ट्रैक्स बनते हैं जिसमें टेस्ट मैच का पहला ओवर आके अश्विन करता है, उनसे कभी किसी ने पूछा कि भाई तुमने बैलेंस किधर रखा, तुम्हारे फास्ट बॉलर्स किधर हैं? वो हैं नहीं है। और मतलब अगेन इस चीज़ को मैं ऐड अप कर लूँ, रविचंद्रन अश्विन वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर है टेस्ट क्रिकेट के और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल नहीं खेल रहे। तो साहब उनसे किसी ने पूछा कि तुम काहे के नंबर 1 बॉलर हो कि तुम ही फाइनल नहीं खेल पा रहे टेस्ट चैंपियनशिप का, जबकि टेस्ट के नंबर सो एक तो इस फ्रेम ऑफ माइंड से निकल आए कि जी हमने बैट और बॉल का बैलेंस रखना है। आई गेस हमने अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है, हमारी स्ट्रेंथ पहले डिफाइन होनी चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब जेसन गिलेस्पी ने कहा कि हम पाकिस्तान वे ऑफ क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो वाई नॉट फिर हम उन पिचेस को रेप्लिकेट एक दिन बैठे कि सारे अरबाब इख्तियार जिसको हम कहते हैं और डिफाइन करें कि पाकिस्तान वे ऑफ क्रिकेट क्या है। अभी तो भूल गए ना, अभी तो समझ नहीं आ रही क्या है। ना इतना कुछ हो गया ना, अब सब चले ऐड कर लेते हैं। आप और मैं डायमंड और KRL और इन सारे ग्राउंड से गुजरे, ड्यूक लगा के 2 दिन में टेस्ट मैच, 2 दिन में 4 डे मैच खत्म हुआ। बिल्कुल और मजाल है किसी का 100 हो जाए इन जगहों पे, ऐसी ही। तो हमने सोचा कि हम ग्रीन टॉप बनाएंगे तो शायद ऑस्ट्रेलिया में सर्वाइव कर जाएंगे या इंग्लैंड में सर्वाइव कर जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं हुआ। हम बिल्कुल ही डाउन चले गए। फिर हम UAE चले गए तो हमें लगा कि इन सर्फेसिस को पाकिस्तान में रेप्लिकेट करें। नॉर्दर्न की जब 6 टीमें बनी तो सिर्फ सेंचुरियां होती थी, 600 रन डबल सेंचुरियां और सिर्फ ट्रिपल सेंचुरियां होती थी। तो हमें थोड़ी देर बाद लगा कि नहीं यार, कोकोबूरा के साथ तो ये पिचेस बिल्कुल ही फारेगा। हाँ, इन पे ड्यूक लग जाता, ग्रेज लग जाता, शायद कुछ बात समझ आ जाए। सो इसलिए तो पहले मैंने कहा ना कि पाकिस्तान वे ऑफ क्रिकेट को डिफाइन किया जाए, और ये पाकिस्तान ऑफ क्रिकेट पिछले 20 साल की नहीं है, उससे पिछले के 40 साल की भी है।
उसको डिफाइन करने के बाद वो पिच बना दें, उसके बाद दुनिया क्या कह रही है हमारा मसला नहीं है अहमद, बिकॉज मुझे और आपने ना जीतना है। जब जीत रही होती है टीम तो फिर हर पिच बराबर हो जाती है, हार रही होती है तो अपना घर भी बड़ा मुश्किल लगता है। इंग्लैंड के साथ देख लिया हमने। सो दिस इज वेयर मुझे लगता है कि इस टेस्ट सीरीज से स्टार्ट होना चाहिए पाकिस्तान वे ऑफ क्रिकेट के या पाकिस्तान ब्रांड ऑफ क्रिकेट का। बिल्कुल, इंग्लैंड तो खैर लग रहा था इंग्लैंड का होम है, वो तो इस तरह हैरी ब्रुक की इनिंग्स मुझे याद आ गई। खैर लेकिन अरसान, क्या आगे देख रहे हैं बांग्लादेश को टूर को कैसे मैनेज करना है? पिचेस का मसला तो रहेगा पाकिस्तान में, ये तो मेरे और आपकी ज़िंदगी में हल नहीं होने वाला, ये तो हम कब से सुनते आ रहे हैं, बट खैर क्या करना पड़ेगा? यार देखें, पहले तो ये जो पिचेस हम कह रहे हैं ना, अब हमें एतराज़ था कि लाहौर में रिजल्ट मैचेस जा रहे हैं ना डोमेस्टिक के, वो 300 हो रहे हैं, 200 हो रहे हैं। फिर हमने सोचा यार नहीं, कोई ऑस्ट्रेलियन ले आते हैं, वो पिच बड़ी अच्छी बना देगा तो हमें समझ आ जाए। देखें, आपने इसी मुल्क की डोमेस्टिक में, यहीं नेशनल जो ग्राउंड है हमारा कराची वाला, यहीं कज़ाफ़ी में, रावलपिंडी में, इवन पेशावर हैदराबाद के नियाज स्टेडियम और इनमें भी आपने सईद अनवर भी पैदा कर लिए, इंजमाम भी पैदा कर लिए, मोहम्मद यूसुफ भी आ गए, यूनुस खान 10,000 रन करने वाला आ गए, लेजेंडरी जावेद मियांदाद आ गए, सलीम मलिक आ गए, नेम आई कैन नेम द प्लेयर्स आ गए। और उन्हीं पिचेस पे ठीक कह रहे हैं काशिफ कि आपने वकार वसीम भी पैदा कर दिए। प्रॉब्लम ये थी कि एक तो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट बहुत लो हो गया हमारा, स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट का बहुत बड़ा मसला है। फिर शॉर्ट टर्म की सिलेक्शन पॉलिसीज़ हो गई हैं कि यार इसने अच्छा खेल लिया यूट्यूब पे, इसको लाओ खिलाओ और पाकिस्तान खिला के देख। यहाँ पर पाकिस्तान खिला के देखते हैं कि ये इस काबिल है या नहीं, ये नहीं देखते कि ये पाकिस्तान खेलने के काबिल है या नहीं। पहले खिलाते हैं फिर देखते हैं ओहो नहीं यार इसका तो फुटवर्क। अब मुझे बताएं, जहाँ पर ये बात शुरू हो जाए कि T20 में नहीं, फुटवर्क की क्या ज़रूरत है यार, T20 है तो फिर आप उस्मान को खिला लें अगर फुटवर्क की ज़रूरत नहीं है। फिर कोहली क्यों खेल रहा है? नहीं, लेकिन वो मैं बार बार लोगों को कहता हूँ वो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, वो सर यूई में जाके खेले तो वो फर्स्ट क्लास है। बिल्कुल ठीक। अब यहाँ प्रॉब्लम ये ना कि आपके स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट जो है ना, जो आप खेलते थे उससे बहुत नीचे चले गए। फिर आपके कोचिंग कहाँ चली गई, वो टेक्निक। यार यही लड़के जाके ऑस्ट्रेलिया भी खेलते थे, आपने वनडेज की सीरीज भी जीती है, इंग्लैंड भी खेलते थे, मिसबा की क़यादत में आप इंग्लैंड जीता है, तब भी पिचेस यही थी। लेकिन हमें स्विंग खेलना आती थी, हमें ब्रेक बॉल खेलना आती थी, हमें गुगली खेलना आती थी, हमें ऑफ के बारे में पता था, हमें लेग के बारे में पता था, हमें जिमी एंडरसन के बारे में पता था। अब हमें बुमराह के बारे में नहीं पता वो क्या करेगा। बुमराह कौन सा 150 का बॉलर है, लेकिन एक अगर उसकी अंदर आती बॉल और आपका गलत कट मारता हुआ शॉट हो तो आप ज़ाहिर आउट होगे ना। बड़ा एक सिंपल सा फॉर्मूला है। हमें खेलना सीखना होगा, पिचेस से बहुत बाहर निकल के हमें क्रिकेट सीखना होगा, स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट को। देखिए, हमने इंटरनेशनल डेब्यूज की तो बहुत ज़्यादा बात की है, बट खैर मेरे ख्याल से ये भी एक एतराज़ ज़रूर आता रहा है कुछ क्वार्टर से सना कि फर्स्ट क्लास डेब्यूज भी किस बेस पर करवाए गए हैं। ये एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि रीजन या डिस्ट्रिक्ट से जब एक यंग प्लेयर ऊपर जा रहा होता है तो उसका फ़ौरन नेक्स्ट दरवाज़ा फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। तो फर्स्ट क्लास में आप किस मॉडल के तहत प्लेयर ला रहे हैं, यहाँ पर भी फोकस की ज़रूरत है। ये तो बात आप ना ही करें, मुझे इधर से बाहर निकलूंगी तो फिर मुझे थ्रेट वाले मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप खुल के बात करें फिर आपको 2 कमेटियों में नाम नहीं आएगा। मैं खुल के ही बात करती हूँ फिर भी आ रहा है। आप ये सोचें कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स, क्योंकि हम लोग जब प्रैक्टिस मैचेस खेलते थे अक्सर वर्ल्ड कप से पहले, तो हम लड़कियों के अलावा फर्स्ट क्लास के लड़के भी कुछ बुला के मिक्स मैचेस खेलते थे ताकि ज़रा कंपटीशन बढ़े। वहाँ मेरा इंटरेक्शन ज़्यादातर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स से हुआ। तो कोचेस के नाम तक वो बताते हैं कि काउंटी खेलने के लिए आपको 5 फर्स्ट क्लास मैचेस की ज़रूरत होती है, 4 तो वो अपने मेरिट पे खेल जाते हैं, 5वें का कितना इंतज़ार करना पड़ता है और वो खेलने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है उस प्लेयर को। तो जब तक हम बात करते हैं ग्रास रूट लेवल की, जब हम वहाँ पे रिश्वतें चलेंगी, वहाँ पे सिफारिशें चलेंगी, जब आप प्लेयर को रुलाएंगे उसका हक मिलने के लिए, तो फिर ऑब्वियसली जब प्लेयर बड़े लेवल पर जाएगा वो सेल्फिश ही एक्ट करेगा। आज हम कहते हैं कि टीम की बेहतरी के लिए खेलो, ठीक है, आप जो लोग ख़ास तौर पे जल्दी से सिस्टम से निकल आए हैं, उनको टाइम पे मौका मिल गया था, उनकी एक डिफरेंट अप्रोच होती है गेम के साथ। जिसको आपने इतना रुलाया होता है और उसके पास होते ही 3-4 साल का अरसा है, वो फिर देखता है कि मैंने इन 3-4 साल में मैक्सिमम क्या निकालना है इस टीम से। तो जब आपका कल्चर ही सर्वाइवर के ऊपर है, आप उसका कल्चर आपने बनाया ही नहीं है थ्राइव करने के ऊपर, एक्सीलेंस के ऊपर, कि वो सोचे सिर्फ प्लेयर कि मैंने और बेहतर कैसे होना। यहाँ पे सारी आपका प्लेयर हो, आपका ऑफिशियल हो, सोच सारी है किसी भी लेवल की। मैं बात करी हूँ अंडर 16, अंडर 19। उस दिन मुझे ट्रेल पे 2 लड़के मिले अंडर 16 के,
तो उनको मैंने पूछा कहाँ खेलती हो, उन्होंने क्लब का नाम बताया, कोच का नाम बताया। तो मैंने कहा इसके अलावा तुम लोगों को पूरे इस्लामाबाद में नहीं मिला? उन्होंने कहा जी सारी सुनी इनकी जाती है, इनके क्लब से ना खेलो, इनके क्लब से ना खेलो तो सिलेक्शन नहीं होती। तो जब आपके ग्रास रूट लेवल पर बच्चे को पता है कि हमने ये करना है, तो आप एक बंदे को पावर कितनी दे रहे हैं? आप सारी पावर, वो कहते हैं ना एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, तो हमने वो अपने सिस्टम्स का हाल किया। हमारा तो खैर रीजन मॉडल हल ही नहीं हो पा रहा, हम तो पिछले कितने सालों से देख रहे हैं। वो इसीलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि हम अकाउंटेबिलिटी करने को तैयार नहीं है। हम छोटे लोगों को सजा देने को तैयार हैं, पर जो बड़ी मछलियाँ हैं उनको कोई पकड़ने को तैयार नहीं, और उनको कभी पकड़ा भी गया तो वो सिस्टम में वापस आ जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। सो ये चीज़ें जब तक ठीक नहीं होंगी, और इसमें एक माशरे की ओवरऑल जो एजुकेशन है ना, जब आप कल्चर की, काशिफ भाई ने भी बात की, आप जब कल्चर बनाते हैं तो वो कल्चर पीसीबी अकेले नहीं बना सकता। आप खाली पीसीबी को ही नहीं कसूरवार कर सकते, आपके स्कूल सिस्टम्स, आपके कॉलेज सिस्टम, आपके घरों की जो वैल्यू सिस्टम है, वो सब उस कल्चर को बनाता है। तो जब हमारे अनफॉर्चुनेटली पूरा मुल्क ही सर्वाइवल मोड पे चल रहा है, तो बस फिर बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के भी हालात हैं। अगर सर्वाइवल, हाँ जी बिल्कुल। आज मैं एक बंदे का जो कि लेवल 2 कोच है, रिजाइन डाल कर आया हूँ एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट। अवैस तो नहीं है? नहीं अवैस को तो मुझे मुबारकबाद देनी है, सॉरी ऑफ द रिकॉर्ड ही, बल्कि ऑन द रिकॉर्ड ही, कि अवैस को मैंने मुबारकबाद देनी है। पहली मर्तबा वो उस तरफ खड़े हैं जहाँ पे गोल किए हुए, वरना गोल हुए वाली साइड में होते। तो खैर आज मैं एक बंदे का रिजाइन डाल कर आया हूँ, और वो इंतहाई ज़्यादा मुश्किल का शिकार थे। वो लेवल 2 कोच हैं, एक रीजन, एक डिस्ट्रिक्ट के साथ, आजकल डिस्ट्रिक्ट का कैंप लगा हुआ है 1 महीने का, और वो अभी तक परेशान है कि पीसीबी की तरफ से नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया। और वो परेशान किया कि मैं ये नौकरी भी छोड़ दूं, अगला कॉन्ट्रैक्ट भी ना आए तो मैं तो हवा में मुअल्लक हूं। फिर उन्होंने तसल्ली उन्हें किस बात की हुई कि यार इस बार जो मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं वो पिछले महीने से थोड़े से ज़्यादा हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे रिटेन कर रहे हैं। सो आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और एक मैं ऐसी शख्सियत का तस्करा कर रहा हूँ जो शादीशुदा भी है, बच्चों वाली भी है, वो परेशान थी बिकॉज जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसकी डिमांड भी कि आप प्रेजेंस दें अपनी। वो साहब दूसरे शहर में एक पीसीबी के प्रोजेक्ट पे हैं, ये पीसीबी के काम पे मौजूद हैं, पीसीबी की तरफ से नया लेटर नहीं आया। और ये एक बंदे की कहानी नहीं, सबकी ऐसी, ये सबकी कहानी है। ये जो इन्होंने कहा ना कि शॉर्ट टर्म भी है और फिर कोई पॉलिसी नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। जब देखिए, जब मुझे नहीं पता कि मैं इस सीट पे कितनी देर के लिए हूं, अच्छा हूं या बुरा हूं, कितनी देर के लिए हूं, तो फिर मैं जितनी देर के लिए हूं मैं समेटना चाहूंगा। और फिर वो समेटने वाली बात चल पड़ती है उसमें। फिर पॉलिसी में, क्योंकि जो पॉलिसी और सिस्टम होता है ना, दैट टेक्स टाइम, और उसका वक्त है नहीं, क्योंकि मुझे तो नहीं पता। तो फिर मैं यही चाहूंगा कि जितना मैं समेट लूं, और वो समेटना फाइनेंशियल्स भी हो सकता है, वो पीआर भी हो सकती है, वो बहुत कुछ हो सकता है, बट असल प्रोजेक्ट से फिर फोकस हट जाता है। नहीं, लेकिन सवाल काशिफ ये है कि फिर G8 में ही रहें या बाहर आए उससे? फिर क्या देखिए, पिछले कुछ, यार आपकी तो नेशनल टीम G8 में है, क्या बात कर रहे हैं? बकार यूनुस दोबारा आ गए, 2 बार आप ट्राई कर चुके थे, फिर उनको उससे ऊपर पावर पे ले आए हैं आप। देखिए आई गेस ऐसा नहीं है मुझे। G8 चले कह तो दिया मैंने। वो जिस तरह कामरान अकमल ने कहा था ना, हम क्या किट बैग जला दें, अब तो क्या करें? देखिए, परफॉर्मर जो है ना अहमद, बस ये होगा कि आपको फिर 19 नहीं होना। अगर आप एक सर्टन क्लब के साथ एसोसिएटेड नहीं है, सर्टन ऑफिशियल के साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो फिर आप जिंदगी में मान लीजिए कि आप 19-20 में रह जाएंगे, फिर आपको 20 होना है। बट 20 वाले को जगह मिल जाती है, आप कितनी देर उसका रास्ता रोक सकते हैं। नंबर ऑफ स्टोरीज इन पाकिस्तान, यूनुस, यूसुफ, हम जब इनके करियर्स को उठा के देखते हैं तो कितने ही इनके साथ ऑफिशियल थे, रन्स किए, आप कितनी देर डिनाई कर सकते हैं। बस ये होगा कि नंबर ऑफ मैचेस आपको कम मिल जाएंगे, आपको पहले दूसरे मैच में परफॉर्म करना है। लेकिन काशिफ, हमने इस्लामाबाद में एक और भी, मैंने और आपने, क्योंकि हम इधर ही खेले, तो हमने देखी ये चीज़ कि बहुत अरसे तक इस्लामाबाद में ये भी हुआ, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा बहुत कंपेटिटिव होता जा रहा था, तो वहाँ के मेजॉरिटी प्लेयर्स आके इस्लामाबाद से फिर खेलना शुरू हो गए। इवन क्लब क्रिकेट में भी ये होता है। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं, मैं ओके पाकिस्तान की टीम की बात कर लेते। बाबर आजम खुद कहते हैं मैं इस्लामाबाद से आगे, हसन अली इस्लामाबाद से खेले, शाहिद यूसुफ इस्लामाबाद से खेले, शान मसूद इस्लामाबाद से है। उसके अलावा अगर मैं मजीद नाम लेता चला जाऊँ तो बाबर रहमान एक सीजन में कराची से आगे इस्लामाबाद से खेले। वो एक पॉलिटिकल एक इशू जरूर था कि उन सारे रीजन्स के साथ ताल्लुकात अच्छा रखना था, तो उनका प्लेयर बुला लिया। और ये भी उसमें ऐड किया जा सकता है नियतन कि शायद वहां से उनको चांस नहीं मिल रहा था। जैसे बाबर ने कहा मैं अंडर-19 वर्ल्ड कप से उतरा, मुझे लाहौर चांस नहीं दे रहा था, मुझे इस्लामाबाद ने चांस दिया, मैं फ्लरिश कर गया। सो ये भी उसमें एक एस्पेक्ट है। बट इस सारे प्रोसेस में इस शहर के बच्चे का तो हक मारा गया ना, उसकी तो मोटिवेशन कम हुई, उसके लिए तो प्रॉब्लम हुआ। और फिर इस सारे प्रोसेस में देखिए अहमद, जितना प्लेयर यहाँ से इंटरनेशनल बन के गया, उसने कभी इस्लामाबाद को अपना शहर नहीं कहा। बाबर आज भी लाहौर का है,
हसन अली आज भी अपने इलाके का है, शाहिद यूसुफ आज भी अपने इलाके का है। हमें इंटरनेशनल प्लेयर के तौर पे इस शहर को सिर्फ एक इमाद में मिला, ठीक है, एक इमाद वसीम मिला, और उससे पहले तक अजहर महमूद, उससे पहले अजहर महमूद। और अगर आज के दिन में मैं ये सोचूं कि पिछले 20 सालों में 4-5 इंटरनेशनल प्लेयर्स होते, ये 8-10 होते, बिकॉज टैलेंट तो था, और वो आज अपने अपने क्लब्स में खड़े हुए नेट कर रहे होते, तो इस शहर के बच्चे की मोटिवेशन देखिए और उसका रास्ता देखिए कितना आसान हो जाता ऊपर की क्रिकेट का। बिल्कुल, ये आई थिंक बड़ा एक अहम अमूर है जब हम इस डोमेस्टिक ग्रास रूट लेवल क्रिकेट की बात करते हैं, कि फिर वो रोल मॉडल्स भी बड़े अहम होते हैं, वो किस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, बच्चे ने खैर वही देखकर अपना क्रिकेट का मॉडल बनाना है। लेकिन बांग्लादेश टीम की मैं चाहूँगा अरसलान आप थोड़ी सी बात करें, बहुत से मसाइल का शिकार रहे हैं वो भी, उनकी इवन वर्ल्ड कप भी आपके सामने ही था उनका, खैर हमसे तो बेहतर ही थे, क्वालिफाई कर गए थे, लेकिन यह है कि वहाँ पर भी बहुत अरसे तक क्योंकि सिर्फ शाकिब और मुशफीक को ही देखा गया और फिर सिर्फ शाकिब को देखा गया, तो उससे आगे उन्होंने सोचा नहीं। अब शायद मौका आएगा कि उनको सोचना पड़ेगा कि यहाँ से टीम बनाएं, वरना जितनी डाइवर्सिटी आती जा रही है बड़ा मुश्किल हो जाएगा टेस्ट। यार उनकी सबसे बड़ी गलती पता क्या थी, शाकिबुल हसन जैसा प्लेयर ठीक है, बड़ा प्लेयर होगा, उसका बिहेवियर जरा आप देखें, वो अंपायर्स को मारा लाते हैं, वो वहां से पिच से विकेटें उठा, ये बच्चा भी देख रहा है, ठीक है, डोमेस्टिक का, फिर वो समझेंगे कि हम बहुत इलीट क्लास को चीज़ हो चुके हैं, उनके अंदर भी ये चीज़ सराहियत कर जाएगी, तो आप बना क्या रहे हैं, या तो वहीं रोक दें अपने प्लेयर को कि यार ये काम करोगे, जितने बड़े मर्जी सुपरस्टार हो बाहर बैठ जाओ शाबाश आराम से। और इसमें मैं कुछ ममालिक हैं जिनको वाकई में बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, जहाँ पे ऐसा आपको शाज़ो नादिर भी नहीं मिलता ना, नहीं मिलता। आप ऑस्ट्रेलिया देखें, इंग्लैंड देखें, साउथ अफ्रीका तक देख लें, बड़े से बड़ा प्लेयर बाहर बिठाने पर उन्होंने कहा बैठ जाओ यार, नहीं खेलना तो बस ठीक है। आप क्रिस केन्स जैसे प्लेयर अपनी पीक पर, उन्होंने कहा बस ठीक है जी बहुत हो गया, आपके ऊपर कुछ इल्ज़ामात हैं तो आप बाहर हो जाएं। ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, कोई बात नहीं, बड़ा प्लेयर तो है, इसका मैनेज करें टेम्परामेंट, वो टेम्परामेंट मैनेज। अब इनकी भी डोमेस्टिक सर्किट का हाल बहुत बुरा था, दूर दराज के इलाके के लड़कों को वहाँ मौका नहीं मिलता था, सेंट्रल सेलहत वगैरह के इलाके के लड़के बहुत ज़्यादा खेल लेते थे, बाकी उनकी टीम ही 3 इलाकों पे चल रही थी, सेलहट, ढाका और ये इन इलाकों पे। अब वहाँ पर ये जो टीम पाकिस्तान के साथ खेली है, अगर आपने उनकी गेम देखी हो तो सेकंड मैच जो खेले बहुत अच्छा खेले हैं, बहुत अच्छा खेले, पहले में भी बारी बहुत अच्छी की उन्होंने। अब आप अगर अपने लड़कों को देखें तो आपकी टीम में टेस्ट क्रिकेटर्स भी हैं, ठीक है, आपकी टीम एक प्रॉपर टीम है, ये वही टीम है, इसको अगर आप फौरन खिलाना चाहे पूरी की पूरी टीम को तो आप खिला सकते हैं। अगर उस टीम को उन्होंने हराया है तो इसका मतलब है उनकी नर्सरी में जान आई है, कुछ काम कर रहे हैं। अब उनकी यहाँ टीम आएगी, ऑब्वियसली वो भी अपने एक के लड़कों को कंसीडर कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी हुरैरा हो गया, साहबजादा फरहान तो बहुत अरसे से खेल रहा है, हुरैरा को मौका मिला, अच्छा खेल गया और अच्छा बाहर जाके खेला, यहाँ नहीं खेला। बस हमारे यहाँ करने की ज़रूरत ये है कि जिन सुपरस्टार्स को या जिनको आप बिठाएं ना, तो ये टैग लगा के ना बिठाएं कि भाईजान एक मैच है तुम्हारे पास, चाहे वहाँ तुमने 200 कर दिया हुरैरा साहब, एक मैच है, पीछे शादाब बैठा हुआ है, पीछे फलाना बैठा हुआ है, पीछे ये बैठा हुआ है, कामरान गुलाम को भी ये ना तो देखें भाई बहुत अच्छा खेल कर आए हो, जैसे उनको मौका मिला है ना 50-50 मैचों का, तुम्हें भी मिल रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस शुरू कर दो। हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है, 2 कल्चर बन गए हैं काशिफ, एक तो ये कि खेल रहा है, बहुत अच्छा खेल के मौका दें यार इसको, आगे जाके ठीक हो जाएगा। वो पता नहीं कब ठीक होता है, फ़खर ज़मान आज तक नहीं हुआ आपका ठीक, वो आगे जाके ठीक हो जाएगा। अब हमारे यहाँ ये कल्चर भी डेवलप करें कि भाई 10 मैचेस में एटलीस्ट इतना अपने फुटवर्क दिखा दो, शॉट्स दिखा दो, परफॉर्मेंस शुरू कर दो, हमें पता हो कि तुम इस प्लेस पर चौथे नंबर पे खेल रहे हो, हमें ज़रूरत भी चौथे की है। हम अपने ओपनर को चौथे पे ना खिलाएं, चौथा ही बंदा लें और चौथे मिडिल ऑर्डर जिसकी स्ट्रेंथ हो, बिल्कुल जिसकी। अब ये ज़रूरत है, शाहिद है बहुत अच्छा खेल रहा है, काशिफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, आपके मेहरान मुमताज़ है, मुबस्सिर है, खुरम शिदात बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। खुरम के साथ थोड़ा सा इशू रहेगा फिटनेस का, उसके एक्शन की वजह से, वो तो एक इंटरनेशनल बॉलर ने भी कह दिया था, तो वो एक अलग बात है, लेकिन आप उसको चांस दें। मीर हमजा है, उसको आपने अब चांस दिया, वो भी मीडिया के शोर डालने पर, सोशल मीडिया के, तो ये ना करें। वो तो खैर एक बड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट हो जाता है, बट मैं चाहूँगा आप मेंस वुमेन्स क्रिकेट दोनों को बांग्लादेश की एनालाइज कर दें, क्योंकि मसाइल तो हैं वहाँ पर भी, लेकिन जैसे वो कह रहे हैं आई एग्री कि अगर नर्सरी अच्छी है तो फिर अब इट्स टाइम कि दे थिंक बियॉन्ड। देखिए अभी आप अगर नज़र दौड़ाएं तो हम 2 दफ़ा एशियन गोल्ड लेने में कामयाब हुए थे, लेकिन इस दफ़ा हम एक भी मेडल नहीं ले सके, सीधा गोल्ड से विदाउट अ मेडल, क्योंकि इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश ने मेडल्स ले लिए और ये मेरे लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चीज़ थी, क्योंकि बांग्लादेश को हम देख रहे हैं बड़े अरसे से हम अपने करीब आते हुए, श्रीलंका को भी हमने बड़ा डोमिनेट किया काफ़ी टाइम तक, बांग्लादेश को तो हमने ज़्यादातर डोमिनेट किया, पर अब ये दोनों टीमें निकल के बहुत आगे आ गई। श्रीलंका ने तो अब एशिया कप जीत लिया इंडिया को हरा के, और इसमें एशियन गेम्स में बांग्लादेश ने आपको हरा दिया तो आप ब्रॉन्ज भी नहीं जीत सके।
तो अगर हम अपना सही टाइम पे राइट इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे, राइट डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे, जो बात अरसलान भाई कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी की बड़े प्लेयर्स की भी, वो हम क्यों नहीं कर पाते? उसका एक सवाल, दो बड़े रीज़न जो मैंने अपनी क्रिकेटिंग लाइफ में एज अ कप्तान फेस किए। एक तो सबसे बड़ी बात है आपका सिस्टम प्लेयर्स प्रोड्यूस नहीं करता, तो आप अकाउंटेबिलिटी कर ही नहीं सकते। ज़्यादातर अकाउंटेबिलिटी क्या होती थी मेरे पास, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जिस वक्त क्रिकेट शुरू की तो अगर ओपन पे कोई परफॉर्म नहीं कर रहा उसको 1 डाउन लाए, वहाँ पे भी परफॉर्म नहीं कर रहा उसको 4 नंबर लाए, वहाँ पे भी नहीं परफॉर्म कर रहा 6 नंबर, क्योंकि आपके पास उस वक्त, जिस वक्त मैंने बात करी हूँ, पूल ऑफ प्लेयर्स नहीं था कि बाहर से लाएं। लड़कों में भी अनफॉर्चुनेटली एक पूरा पैकेज जो होता है वो आपको इंटरनेशनल लेवल पे जो फिट भी हो, जिसके पास स्किल भी हो, जो प्रेशर भी हैंडल कर सकता हो, जो सारा कुछ कर सकता हो और टीम के साथ उसकी कोलैबोरेशन भी हो, वो भी कम प्लेयर्स होते हैं। तो जब तक ये न्यूजीलैंड की हम बात करते हैं, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका की, उनको अपने सिस्टम्स पे जो डिसीजन लेने वाले लोग हैं उनको अपने सिस्टम पे इतना भरोसा है कि अगर हम इसको निकाल भी देंगे, हमने इतने प्लेयर बनाए हैं कि हमें इसकी कमी महसूस नहीं होगी। हमें अपने सिस्टम पे पहले तो इस तरह का कोई कॉन्फिडेंस सिस्टम पे आई थिंक निशानदेही भी पहली दफा हुई है, अगर हम ये रिपोर्ट भी इस दफा पहली दफा कि थोड़ा पहली दफा एक रिपोर्ट पब्लिसाइज हुई और थोड़ा सा ऑफिशियल्स के ऊपर भी कोई एक्शन लिया गया, वरना हमेशा कप्तान या कोच ज्यादा मारा जाता था, उसके आगे हम कभी नहीं जाते। खैर इस बार पहली बार कोच ने रिपोर्ट दी कि ये ले भाई, क्योंकि कोच आखिर में आया था ना, अभी साल गुजरने थे, फिर इसकी भी बेचारे की क्या हालत होगी। दूसरी चीज़ जो एक बहुत बड़ी हमारे सिस्टम का प्रॉब्लम ये है, कहीं कहीं पर मीडिया का रोल बहुत ही पॉजिटिव है, जहाँ पर प्लेयर्स के, जैसे हम आज भी बात कर रहे थे ओलंपिक्स के, और जहाँ इश्यूज होते हैं वो वहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पर कहीं कहीं पे मीडिया का रोल भी बड़ा नेगेटिव हुआ है, जहाँ पर आपने होमवर्क किए बगैर एक लॉबी शुरू कर दी किसी प्लेयर के। खैर हमारे सामने वर्ल्ड कप से पहले एक सर्टेन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को हमने देखा, 2 प्लेयर्स वो भी मैंने बहुत फेस किया, ऐसे प्लेयर्स के लिए जिनको अभी रेडी नहीं थे टीम के लिए, लेकिन क्योंकि कराची मीडिया में उनकी कोई जान पहचान थी या लाहौर मीडिया में उनकी कोई जान पहचान थी, तो वो कराची लाहौर की लॉबी को इस्तेमाल करके उन्होंने पुश किया कि यहाँ तक मैंने कितनी दफ़ा अपनी रिपोर्ट्स में लिखा है कि आइदर यू मेक द टीम फॉर द मीडिया और यू मेक द टीम फॉर पाकिस्तान। अब इसमें बड़े कम चेयरमैन होते हैं या चेयरपर्सन, अगर आप वहाँ तक पहुँच सकें, इवन एज अ कैप्टन कभी कभी मिलना मुश्किल हो जाता था, तो बड़े कम होते हैं जो फिर वो डिसीजन लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपकी लक पे कि उस वक्त कौन साहिब इस्तिदात है और वो क्या करेगा। बट हमें ये 2 फैक्टर्स जो मैंने फेस किया अपनी कप्तानी में, मैं सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ कि ये 2 बहुत बड़े फैक्टर्स थे कि एक तो आपके पास प्लेयर मौजूद नहीं है, दूसरा एट टाइम्स विदाउट होमवर्क, बात सुनी सुनाई पे हम एक कैंपेन का हिस्सा बन जाते हैं। तो चाहे वो स्पोर्ट्स की कैंपेन हो, चाहे वो कोई भी हो, जब तक आपकी जिम्मेदारी है, मीडिया पे आने वाले हम सब की जिम्मेदारी है कि जब तक हमें उसकी रूट नहीं पता, हमें बाकी नहीं पता कि बाकी कौन से लोग compete करें, तो थोड़ा सा रुक जाया करें, 3-4 दिन लेके रिसर्च कर लिया करें, फिर उस कैंपेन का हिस्सा बन जाएं और फिर शायद आप पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई फैसला कर दें। बट ये प्रेशर्स बहुत हमने देखे। और बाकी ममालिक में एक और मुझे किस्सा याद आ रहा है, सॉरी मैं टाइम नहीं प्लीज, कि 2009 का वर्ल्ड कप मेरा पहला वनडे वर्ल्ड कप था। तो हमारा पहला मैच, उससे पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया से कभी नहीं खेला था। तो ऑस्ट्रेलिया में कैरन रॉल्टन होती थी, एलेक्स ब्लैकवेल होती थी, लीसा स्टेलेकर थी, सारे बड़े बड़े नाम थे। तो मुझे शदीद एक्साइटमेंट थी कि यार आज इनके साथ हमने मैच खेलना। तो हम सुबह मैच खेलने गए तो देखा कि इनके 3 बड़े नाम, जिनका सबसे ज़्यादा मुझे शौक़ था खेलने का, वो तीनों बिब्स में और वो पानी भगा रहे हैं। अच्छा, मैच के बीच में मुझे बड़ी हैरत हुई है, क्या मैंने कहा मुझे तो आउट इसको करना था या मुझे बॉल इसकी खेलनी, क्योंकि हम टीवी पे भी नहीं देख पा, नाम सुने हुए थे उस ज़माने में। अच्छा, वो मैच ख़त्म हुआ, वो जीत गए, उन 3 नामों के बगैर भी हमसे जीत गए। हमारा पहला वर्ल्ड कप था, कभी हमने वनडे खेला नहीं था वर्ल्ड कप। जब मैच ख़त्म हुआ तो मैंने पता किया कि क्या सिचुएशन थी। तो वो जो 3 टॉप प्लेयर्स थे, मेरे ख्याल से गालिबन वो पिछला मैच इंडिया से हारे थे, तो वो रात लेट तक बाहर रहे और अपना गम गलत कर रहे थे वहाँ पे, जो भी कर रहे थे। तो रात 2 या 3 बज गए, उनकी लड़कियाँ नहीं कर्फ्यू पे वापस आ सकी और उन्होंने नहीं देखा कि हम पिछला मैच हारे हैं, आगे हमारे कौन ऑपोजिशन है, हम क्लीन प्लेयर्स को बिठा रहे हैं और ख़ाली बिठाया नहीं, दे रैन ड्रिंक्स और उन प्लेयर्स के लिए उन्होंने पानी पिलाया जो बिल्कुल उस वक्त यंगस्टर्स थे वहाँ पर। तो मुझे वो याद, आज तक वो बात याद रहती है कि इसलिए ये मुल्क आज तक फिर इतने अरसा सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप्स ऑस्ट्रेलिया के पास हैं कि वो ये नहीं देखते कि फिर आपने पीछे क्या किया, इस मोमेंट पे आपसे गलती हुई है, उसकी आपको अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, और आई थिंक ये एक प्रेसिडेंट सेट होता आ रहा है। अब हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा कल्चर चेंज हो रहा है, अगर तो ये होने वाला है और वाकई जब टीम अनाउंस होगी या फिर कप्तान अनाउंस होगा या जो भी सिलेक्शन पॉलिसी होगी, उसमें ये तमाम चीज़ों की निशानदेही हो जाएगी कि क्या वाकई हम
उस तरफ अब जा रहे हैं जहाँ पर अकाउंटेबिलिटी जो है वो बड़ी सख्त होने वाली है। तो इन चीज़ों पर गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन अब रुख करना है पाकिस्तान की जो स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम है वो नॉर्वे में अपनी जो जीत है उसको जारी रखे हुए है। आज उन्होंने 5-0 से अपना पहला जो प्लेऑफ का मैच था जो वहाँ पर जो है विक्ट्री हासिल की है, उस बारे में भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथी एंकर, एक्सपर्ट और टीम के साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अहमद भाई, सबसे पहले मुबारकबाद हो आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। तमाम बच्चों को बताइएगा आज का मैच कैसा रहा? बड़ा ज़बरदस्त मैच था, टफ मैच था, आसान नहीं था क्योंकि ये टीम जो थी अपने ग्रुप के अंदर अनबीटन आती हुई आई है और बड़ा पहले हाफ के अंदर अगर बात करें तो एक गोल से हम आगे लीड कर रहे थे, लेकिन लिटरली टफ टाइम था पहले हाफ की अगर बात करें। तो दूसरे गोल हाफ के अंदर अगर बात करें, लड़कों ने जिस तरीके से कम बैक किया है, 4 गोल किए, 5 से हम जीते हैं। और आज यकीन माने नॉर्वे के अंदर अभी मैं थोड़ा सा रश से बाहर निकला हूँ, वरना जब प्रोड्यूसर को भी कॉल आई है तो इतना शोर था यहाँ पर कि नॉर्वे की जो मैनेजमेंट है, पुलिस फोर्स है, उन लोगों ने हमारा ग्राउंड आज चेंज किया था, हमें स्टेडियम में लेके गए थे मस्जिद के तहत कि यार इतना रश होता है आप लोगों का तो हमसे संभाला नहीं जा रहा। बहुत बड़ी तादाद आज लोगों की यहाँ पर मौजूद है। अभी दूसरा आपको पता है हमने जो सेमी क्वार्टर्स है वो अभी शाम को खेलना है, यहाँ नॉर्वे के टाइम 5:30 बजे मैच स्टार्ट होगा। अभी से ही बहुत बड़ी तादाद लोगों की यहाँ पर आ रही है, फैमिलीज की आ रही हैं, एक्साइटमेंट है। एम्बेसडर खुद भी आई हुई है पाकिस्तान टीम के लिए। पाकिस्तान अल्लाह करे, जब मैं कल भी कहा था आपको कि गोल्ड जीतने में हम कामयाब हुए इस दफा इंशाल्लाह। काशिफ का एक बड़ा अहम सवाल था आपसे अवैस कि कैसा आपको लग रहा है जाती तौर पर पहली बार ऐसी साइड पर होकर जहां पर गोल स्कोर किए जा रहे हैं? वो खाली काशिफ का नहीं होगा, आपका सना अरसलान साहब का होगा। मुझे बताया ना, आपको एक खुशी महसूस हो रही है काफी अरसे के बाद गोल्स देखे। आज जिस तरीके से लड़के परफॉर्म भी कर रहे हैं और बैक टू बैक गोल्स भी। अगर गोल स्कोरिंग की बात करूं तो अंडर 16 अंडर 17 कैटेगरी के अंदर पाकिस्तान की टीम इस वक्त लीड कर रही है गोल्स के अंदर। अगर पूरे में अपना अंडर 16 उसकी देखो 16 राउंड के अंदर भी अगर हम देखें तो अच्छी चीज है, लड़के परफॉर्म कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट अपना ये है कि यहाँ पर आपको पता है बिल्कुल वेदर कंडीशंस डिफरेंट है, प्लेइंग फील्ड डिफरेंट है। आपको पता है कि यहाँ पर फुटबॉल नॉर्वे के अंदर सेकंड बेस्ट स्पोर्ट्स है। इन लड़कों को बीट करना बहुत बड़ी चीज होती है उन लड़कों के लिए। मैंने कहा ना, लास्ट टाइम एक हिस्ट्री बनाई थी कि हम लोगों ने नॉर्वेजियंस को ये कहने पे मजबूर किया था कि हाँ पाकिस्तानी भी फुटबॉल खेल सकते हैं। यहाँ पर जो हमारी फैमिलीज होती हैं उनके बच्चों को ताना दिया जाता था क्रिकेटिंग नेशन की क्रिकेट खेलो, लेकिन जिस तरीके से इन लड़कों ने परफॉर्म किया लास्ट ईयर, तो उसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। आज सेमी क्वार्टर्स खेला जाना है, जर्मनी और स्पेन का जो क्लब है इस वक्त उनका मैच जारी है। जो जीतेगा जर्मनी, क्योंकि एक अच्छी साइड वो क्लब नजर आ रहा है, तो उन्हीं के खिलाफ मैच होगा। आसान नहीं होगा, लेकिन मैंने कहा कि लड़कों का हौसला बहुत बुलंद है। पाकिस्तानी अवाम बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आई है। दुआ कीजिएगा अल्लाह की ज़ात खैर करे इंशाल्लाह। आई थिंक इतने कम टाइम में वहाँ पर पहुँचना, ना एक्लामेटाइज होना, फिर भी इतनी अच्छी कारकर्दगी देना, वाकई इन बच्चों की और कोच की जो मेहनत है उसका सबूत है। लेकिन ये बताइएगा कि आपने पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी बात की, हमारी आपसे ये भी बात रही कि वो बच्चे क्या सोच रहे हैं, कोच का रोल भी हमने पूछा, प्रोजेक्ट के बारे में भी सारी गुफ्तगू हमने की है। इस तमाम अब इस इवेंट का जो एक इम्पैक्ट है मेरे ख्याल से ग्लोबल इम्पैक्ट, उसके बारे में मैं चाहूँगा आप ज़रूर निशानदेही करें। अहमद, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। देखें लास्ट टाइम भी मैंने कहा ना कि हम सिल्वर मेडल लेके आए थे। सपोर्ट तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की भी होती है, ISPR ने भी बुलाया, सपोर्ट है, सारे मामला हैं। लेकिन ये वो बच्चे हैं जिनका शनाख्त का इशू होता है, आइडेंटिटी का। मैं आपसे पता है, आपको बात बताता भी, आपको बेहतर पता है इस प्रोजेक्ट का, मेरे साथ ही आप से बैठते भी हैं। अगर इस प्रोजेक्ट की बात करूँ, ये वो बच्चे हैं, इस प्रोजेक्ट की वजह से हमने 25,000 बच्चों को एनरोल किया नादरा के आइडेंटिटी में। इन बच्चों के पास आइडेंटिटी नहीं थी, इनका वो पेपर वर्क करना, सारा कुछ करना, वो भी पता आपको बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है जब आप नॉर्वे लेके आते, क्योंकि यहाँ पर अंडर 17 के अंदर आपको पता बहुत स्ट्रिक्टनेस है। प्रॉपर वो हर मदर कंसेंट, फादर कंसेंट फॉर्म, सारी चीजें आपको फिलअप करनी पड़ती हैं। गुजारिश पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क से भी ये है, बहुत अच्छा एक सपोर्ट हमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी इस वक्त मिला हुआ है। अपना यूथ, अपना जो अपना चेयरमैन यूथ अपना प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर के, वो भी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इन बच्चों को, ये हमारे बच्चे हैं, इनका हमने ख्याल रखना है, इनकी आइडेंटिटी का हमने ख्याल रखना है। ये पाकिस्तान के बच्चे हैं। ये जब आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जब उन इलाकों से उठाए जाते हैं जहाँ पर ये लोग रोजमर्रा जिंदगी के लिए वर्कशॉप पे काम करते हैं, जब इतने बड़ी जगह पे जाके पाकिस्तान का जब नाम रोशन करते हैं, और उस जगह पे जब जाते हैं, जिन बच्चों को जो नौकरियां कर रहे हैं, जो भट्टे पे काम कर रहे हैं, वो लिटरली उनकी भी जिंदगी ये बदलते हैं, माशरा पूरा बदलते हैं, क्योंकि इनकी तरफ देखा जाता है कि यार हाँ, अगर जज्बा हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। अब वक्त है पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान का कि इनको, आपको आइडेंटिटी, और मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, हमें एक लॉ बनाना पड़ेगा स्ट्रीट चाइल्ड के राइट्स के ऊपर, जिस पे हम शायद लैक करते हैं, बहुत ज़रूरी है। और ये लड़के इंशाल्लाह ताला
ये जो स्ट्रीट चाइल्ड्स के लिए यहाँ पर है, हमारे कैंपेन भी आपको पता है समबडी के नाम से ये इसलिए यहाँ पर मौजूद है कि उनको खराज तहसीन भी पेश करें जो बच्चे आइडेंटिटी अभी तक नहीं ले सके, और उनके लिए हम लोग टूर्नामेंट जीत के पाकिस्तान आए। बिल्कुल, इंशाल्लाह यही उम्मीद करेंगे। वैसे आपका बहुत शुक्रिया एक बार फिर, आपको बहुत मुबारक हो और ऑल द बेस्ट जो अगला मरहला है इस टूर्नामेंट का। आपने सईद मोहम्मद अवैस को भी सुना है, बच्चे बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी नेक तमन्नाएं और दुआएं इनके साथ ज़रूर हैं और मेरा ख्याल है बड़े ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स आगे आने वाले जो क्वार्टर फाइनल्स हैं उनमें भी हमें ज़रूर मिलेंगे। सना आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रही थी। अरसलान आपका भी बहुत शुक्रिया। काशिफ थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। जाने से पहले आप तमाम नाजरीन जो हमें पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर बराह रास्त देख रहे हैं और साथ ही साथ फेसबुक लाइव पर देख रहे थे, आप सब लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। PTV स्पोर्ट्स ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म पर आप हमें रोज़ बराह रास्त देख सकते हैं, अपने कमेंट्स भी बता सकते हैं, अपने सवालात भी बता सकते हैं। तो देखते रहिएगा दोनों प्लेटफॉर्म्स पर। आप से अगले शो में फिर मुलाकात होगी। मेरी और तमाम टीम की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।